दोस्तों, क्या होगा अगर आपको उस भगवान का पता मिल जाए जिसने आपको बनाया है और आप वहां पहुंच भी जाएं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उनसे वरदान मांगेंगे या कुछ और? इस चीज को फैक्चुअल तरीके से प्रेजेंट करेगी आज की ये मूवी जिसका नाम है प्रोमेथियस। दोस्तों, इससे पहले कि हम मूवी में आगे बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही शानदार मूवीज आपसे मिस ना हो। तो बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें दिखती है 10,000 साल पहले की पृथ्वी, जहां होते हैं माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़ और झरने। इसी बीच आसमान में एक बहुत ही बड़े आकार का स्पेसशिप दिखाई देता है जो धीरे धीरे पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो दिखने में बिल्कुल ह्यूमन जैसा होता है, लेकिन उसकी आंखें और शरीर के काफी हिस्से आज के ह्यूमन से काफी अलग होते हैं। यहाँ तक कि उसकी बॉडी का शेड भी थोड़ा ग्रे कलर का होता है। हम देखते हैं कि वो ह्यूमन जैसा दिखने वाला क्रिएचर अपने पास के मौजूद एक अजीब से पॉट में से कुछ लिक्विड जैसा पीता है और उसके ऐसा करते ही वो स्पेसशिप वहाँ से ऊपर की तरफ वापस चला जाता है। फिर उस क्रिएचर के शरीर में कुछ होने लगता है और उसकी स्किन गलने लगती है। धीरे धीरे उसकी स्किन के साथ उसके बाकी अंग भी गलने लगते हैं और फिर वो नीचे झरने में गिर जाता है। झरने में गिरते ही उसका डीएनए भी नष्ट होने लगता है और उसकी बॉडी पानी में घुल जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद पानी में उसके सेल्स का रिक्रिएशन शुरू होता है और एक नए डीएनए का निर्माण होने लगता है। ये वही डीएनए होता है जिससे आज के मानव जीवन की शुरुआत होती है। खैर, इसके बाद मूवी आती है सन 2090 में, जहां हमको दिखते हैं कुछ साइंटिस्ट जो स्कॉटलैंड में कुछ खोजबीन कर रहे हैं। उस टीम को लीड कर रहे होते हैं दो डॉक्टर्स जिनका नाम होता है डॉक्टर चार्ली हॉलवे और डॉक्टर शॉ। खोजबीन में डॉक्टर शॉ को 35,000 साल पुराना एक गुफा का चित्र मिलता है। उस चित्र में उनको एक कबीले का मुखिया दिखाई देता है जो तारामंडल की तरफ इशारा करके उस वक्त के लोगों को कुछ बता रहा होता है। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है, जहां हमें दिखता है कि पृथ्वी से करीब 300 लाख किलोमीटर की दूरी पर प्रोमेथियस नाम का एक शिप है जिसमें होते हैं 17 क्रू मेंबर्स जो एक डेस्टिनेशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग उसी तारामंडल के एक ग्रह पर जा रहे हैं जो गुफा के चित्र में दिखाया गया था। वहां पहुंचने पर उनको 28 महीने लगने वाले हैं, इसलिए वो स्लीपिंग चेम्बर्स में सो रहे होते हैं। इस सब के बीच शिप पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट होता है जो सभी चीजों की देखभाल कर रहा होता है, जिसका नाम डेविड है। उस ग्रह के पास पहुंचने के बाद सभी मेंबर्स एक एक करके अपने चैम्बर से बाहर आने लगते हैं। अब शिप में मौजूद सभी लोग उस ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस ग्रह पर तो अब जीवन है ही नहीं। लेकिन तभी एक मेंबर को उस ग्रह पर एक सीधा माउंटेन दिखता है। वो कहता है कि कोई भी माउंटेन नेचुरली एकदम सीधा नहीं बनता, इसको जरूर किसी ने बनाया है, हमें इसके पास जाना चाहिए। इसके बाद सभी मेंबर्स स्पेसशिप को उस माउंटेन के पास उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो उसके और करीब पहुंचते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, इसको जरूर किसी ने बनाया है। ये सब देखकर सभी लोग शिप से बाहर निकलकर उस स्ट्रक्चर का मुआयना करना चाहते हैं, लेकिन पायलट कहता है कि दिन ढलने में कुछ ही घंटे बचे हैं, इसलिए हमें कल जाना चाहिए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम लोग उसका थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करके वापस आ जाएंगे। इसके बाद सभी अपने सूट पहनने लगते हैं। हालांकि उस ग्रह पर ऑक्सीजन होती है, लेकिन CO2 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से सभी अपने अपने हेलमेट्स भी लगा लेते हैं। इस बीच सभी लोगों के साथ साथ डेविड भी उस हेलमेट को लगाने लगता है। तभी चार्ली नाम का एक क्रू मेंबर उससे कहता है कि तुम तो सांस लेते नहीं हो, तुम क्यों हेलमेट पहन रहे हो? इस पर डेविड कहता है कि उसे इंसानों जैसा बनना है, इसलिए वो हेलमेट पहनना चाहता है। दरअसल डेविड का सॉफ्टवेयर इस तरह से प्रोग्राम किया हुआ होता है कि वो किसी भी चीज को आसानी से समझ जाए और जल्दी सीख जाए, और इसी वजह से उसको इस ग्रह पर भी भेजा गया था। खैर, अब सभी लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और एक 3D स्कैन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस स्ट्रक्चर का पूरा नक्शा बना लेते हैं। और जैसे ही वो नक्शा कंप्लीट होता है, सभी को पता चलता है कि वो स्ट्रक्चर कुछ और नहीं बल्कि एक शिप है जिसमें वो देवता आए थे जिनके चित्र उस गुफा में मिले थे। अंदर जाकर उन्हें ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखता है तो चार्ली कहता है कि ये सूरज की गर्मी से बनने वाली पानी की बूंदें हैं। वो कहता है कि यहाँ का टेम्परेचर हमारे अनुकूल है और अगर हम चाहें तो बिना हेलमेट के भी यहाँ अंदर सरवाइव कर सकते हैं। और इतना कहते ही वो अपना हेलमेट निकाल देता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और एक एक करके सभी अपने हेलमेट उतार देते हैं। वहीं इतनी देर में डेविड को कुछ बटन्स का पता चलता है। वो इतना होशियार होता है कि बहुत जल्दी उन बटन्स को ऑपरेट करना समझ जाता है और उनको प्रेस करता है। प्रेस करते ही सभी के सामने कुछ बड़े बड़े आकार के लोगों की आकृति आने लगती है। दरअसल ये उस वक्त की एक CCTV जैसी रिकॉर्डिंग थी जिसको डेविड ने गलती से ऑन कर दिया था। रिकॉर्डिंग में सभी क्रिएचर एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। ये देखकर क्रू मेंबर्स भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी हम देखते हैं कि सभी क्रिएचर एक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक मेंबर के अंदर जाने से ठीक पहले उसका दरवाजा बंद हो जाता है और उसका सर कट जाता है। जैसे ही सभी क्रू मेंबर्स उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां सच में एक लाश पड़ी हुई है, जिसके सर का नीचे का हिस्सा उनको कमरे के बाहर दिखाई देता है। यहाँ डेविड अपना दिमाग फिर से चलाता है और बटन्स को ऑपरेट करके उस रूम को ओपन कर लेता है। अंदर वो देखते हैं उस लाश का कटा हुआ सर, जो उसके बाकी के शरीर की तरह ही बहुत बड़ा होता है। अंदर उन्हें एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग दिखाई देती है, जो हूबहू गुफा में मिलने वाले बड़े आदमी जैसी दिख रही होती है। इसके अलावा उन्हें अंदर कुछ आर्टिफिशियल पॉट्स दिखते हैं, जिसमें एक काले कलर का लिक्विड भरा होता है। इतनी देर में उस रूम में कुछ बदलाव आने लगते हैं, जिससे वो पेंटिंग पिघलने लगती है। डॉक्टर शॉ कहती है कि हम लोगों के ये दरवाजा खोलने से यहाँ के टेम्परेचर में बदलाव आ गया है और इसलिए ये पेंटिंग पिघल रही है। हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। इस बीच डेविड उस काले लिक्विड को ठीक से देखता है और सभी से कहता है कि ये जीवन की निशानी है। वो बताता है कि ये लोग दूसरे ग्रह पर अपनी सभ्यता पहुँचाने के लिए नए जीवन की खोज कर रहे थे और कुछ हद तक सफल भी हो गए थे। वो बाकी एनालिसिस कर ही रहा होता है कि तभी उनके शिप से कैप्टन का फोन आता है कि थोड़ी देर में वहाँ एक तूफान आने वाला है, इसलिए सभी लोग वहाँ से निकल आओ। इतना सुनकर डॉक्टर शॉ उस एलियन का सर अपने साथ ले जाने की तैयारी करती है और डेविड चुपके से एक आर्टिफिशियल पॉट भी अपने साथ ले जाता है। वो ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सभी अपने शिप पर वापस आने लगते हैं। तूफान की वजह से सभी को इतनी जल्दी होती है कि डॉक्टर शॉ के पास से वो सर बाहर ही गिर जाता है, जिसको लेने वो जल्दी से बाहर आ जाती है। इसी बीच वो तूफान की चपेट में आ जाती है, लेकिन डॉक्टर चार्ली उसे बचा लेता है। सभी अंदर आ जाते हैं तो पता चलता है कि अभी टीम के 2 क्रू मेंबर्स उसी शिप के अंदर हैं। इसलिए कैप्टन उनसे कहता है कि वो रात यहीं गुजारें, क्योंकि बाहर तूफान है, इसलिए सुबह कुछ लोग उनको ले आएंगे। इधर डेविड उस पॉट को ध्यान से देख रहा होता है, जिसमें उसको जीवन होने के संकेत मिले थे। वो उस पॉट को खोलता है, जिसमें उसको वहाँ के लोगों का डीएनए मिलता है। वो उस डीएनए की एक बूंद को बाहर निकाल लेता है और डॉक्टर चार्ली के पास जाता है। बातों ही बातों में वो डॉक्टर से कहता है कि आप इस ग्रह पर जीवन की तलाश और उनके रहस्य को सुलझाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। डॉक्टर बिना किसी संकोच के जवाब देता है, किसी भी हद तक। ऐसा सुनकर डेविड उस डीएनए की बूंद को चुपके से एक ड्रिंक में मिला देता है और डॉक्टर को दे देता है, जिसे डॉक्टर पी लेता है। दरअसल डेविड ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि आखिर उस डीएनए का मानव शरीर पर क्या असर पड़ेगा और ऐसा वो क्यों कर रहा है, ये हमें आगे पता चल जाएगा। उधर डॉक्टर शॉ उस सर पर रिसर्च कर रही होती है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो जिसको सर समझ रहे हैं वो असल में एक हेलमेट है, जिसको हटाने के बाद वो उस सर को देखते हैं। तभी अपनी टीम के साथ मिलकर वो उस सर में न्यूरोलॉजिकल करंट के थ्रू जान डालने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसमें थोड़ा मूवमेंट होने लगता है, लेकिन वो सर इस रिएक्शन को झेल नहीं पाता और फट जाता है। इसके बाद डॉक्टर शाह उस डीएनए का सैंपल लेती है और ह्यूमन डीएनए से मैच करती है और यहाँ सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों के सैंपल्स 100% मैच हो जाते हैं। इसका मतलब अभी तक लोग अपने जिस भगवान को ढूंढ रहे थे, जिसने मानव को बनाया था, वो उन्हें मिल चुका था। इस बीच वो उसकी लाश के कार्बन प्रिंट से उस वक्त का पता लगाते हैं जब इस क्रिएचर की मौत हुई थी। तो उनको पता चलता है कि इसकी मौत करीब 2000 साल पहले हुई है और यही हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने अपने डीएनए को पृथ्वी पर सर्कुलेट किया, जिससे ह्यूमन सेल्स का जन्म हुआ। उधर जो क्रू मेंबर्स उस स्पेसशिप में रह गए थे, उनको उस स्पॉट वाले कमरे में एक अजीब सा जीव दिखता है। वो सोचते हैं कि ये खतरनाक नहीं होगा, इसलिए वो उसके पास चले जाते हैं, लेकिन वो जीव उन दोनों को एक एक करके मार देता है। दरअसल उस जीव का जन्म इसी लिक्विड से हुआ था, जिसमें इन सभी लोगों के आने के बाद केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया था। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर चार्ली को डेविड की बात याद आ रही होती है, जो उनसे कह रहा था कि आप जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। इसी बीच वो मन ही मन सोचता है कि क्या होगा अगर वो अपने बच्चों को इस प्लेनेट पर जन्म दे और उसे यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से बड़ा करे। ये सभी बातें वो अपनी बीबी डॉक्टर शॉ से शेयर करता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर शॉ में जन्म से ही एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। लेकिन इसी बीच वो दोनों इस बारे में बात करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब दूसरे दिन सभी मेंबर्स उस शिप पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको रात से ही उन दोनों मेंबर्स का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था जो उस शिप पर रह गए थे। शिप पर जाते ही उनको दोनों की लाश मिलती है, जिसको देखकर सभी का दिमाग खराब हो जाता है। वो समझ नहीं पाते कि आखिर इस तरह किसने इनको मारा है। वहीं डेविड सोचता है कि जब हमने इस शिप का 3D मैप बनाया था, वो एक पॉइंट पर जाकर अपने आप रुक जाता था, इसलिए वो अकेले उस पॉइंट की तरफ निकल पड़ता है।
लास्ट में उसको एक हॉल का गेट दिखता है जिसको वो अपने दिमाग की मदद से खोल लेता है। अब अंदर उसे जो दिखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यहाँ काफी बड़े बड़े स्लीपिंग चेम्बर्स दिखाई देते हैं। वहीं उसे कुछ और बटन्स दिखाई देते हैं जिनको वो ऑपरेट करने लगता है। ऐसा करते ही वहाँ फिर से एक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है जिसमें उसे पता चलता है कि बरसों पहले इन एलियंस ने या कहें इंसानों के निर्माताओं ने एक और जीवन के लिए नए सेल का आविष्कार किया था और उसको इस्तेमाल करने के लिए वो पृथ्वी पर ही जाने वाले थे। इतनी देर में वो एक्सरे रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और इसी बीच डेविड को पता चलता है कि उस हॉल में एक स्लीपिंग चेम्बर के अंदर एक एलियन अभी भी जिंदा है जो सो रहा है। उधर सभी क्रू मेंबर्स के बीच डॉक्टर चार्ली की तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर शॉ देखती है कि उसकी हालत सीरियस है, इसलिए वो कैप्टन से शिप का पीछे का दरवाजा खोलने को कहती है ताकि डॉक्टर चार्ली को जल्दी से जल्दी वापस शिप पर ले जाया जा सके। और जैसे ही वो लोग शिप के अंदर जाने वाले होते हैं, उस शिप की लीडर सभी से कहती है कि वो चार्ली को अंदर नहीं आने देगी क्योंकि वो इन्फेक्टेड है और इससे सभी लोगों को खतरा हो सकता है। डॉक्टर शॉ ऐसा सुनकर भड़क जाती है। वो अपने पति को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उससे बहस करने लगती है। लेकिन इस बीच चार्ली खुद ही लीडर से उसको खत्म करने का बोलता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसका बचना अब मुमकिन नहीं है। इसके बाद लीडर चार्ली को जिंदा ही जला देती है, जिसको देखकर डॉक्टर शॉ बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो देखती है कि उसके सामने डेविड खड़ा हुआ है। वो उसके शरीर को चेक कर रहा है। डेविड उसको कहता है कि आपको आराम की जरूरत है क्योंकि आप माँ बनने वाली हो और आपके पेट में 3 महीने का गर्भ है। ये सुनकर डॉक्टर शॉ हैरान रह जाती है क्योंकि ना तो वो माँ बन सकती थी और ना ही 3 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई थी। तभी उसे याद आता है कि वो कल रात ही चार्ली के साथ इंटीमेट हुई थी और हो सकता है चार्ली को जो इन्फेक्शन था उसकी वजह से ही ऐसा कुछ हुआ हो। वो फौरन डेविड को बोलती है कि क्या तुम गर्भ को मेरे पेट से निकालने के लिए ऑपरेशन कर सकते हो, तो डेविड उससे मना कर देता है। वो कहता है कि शिप पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है जिससे आपका ऑपरेशन हो सके, इसलिए हम आपको स्लीपिंग चेम्बर में रख देंगे। पृथ्वी पर लौटने के बाद आपकी देखभाल की जाएगी, आप परेशान ना हो। डॉक्टर शॉ से कहती है कि मुझे इस बच्चे को देखना है, जिस पर डेविड उनसे मना कर देता है और एक इंजेक्शन दे देता है जिससे डॉक्टर शॉ बेहोश हो जाती है। दरअसल डेविड इलाज के दौरान ये पता कर चुका होता है कि जो बच्चा डॉक्टर शॉ के पेट में है वो उसी डीएनए की वजह से है जो चार्ली को दिया गया था। इसके बाद 2 लोग मिलकर डॉक्टर शॉ को स्लीपिंग चेम्बर में ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वो उठकर दोनों से लड़ने लगती है। इसी बीच वो वहाँ से भागकर एक ऐसे रूम में पहुँचती है जहाँ बेहद एडवांस टेक वाली ऑपरेशन मशीन होती है। डॉक्टर शॉ उस मशीन को अपने ऑपरेशन के लिए तैयार करती है और रोबोट की मदद से वो मशीन पूरा ऑपरेशन कर देती है। ऑपरेशन में उनके पेट से एक अजीब सा जीव निकलता है जिसको वो उसी रूम में बंद करके वहाँ से भाग जाती है। भागकर जब वो वापस क्रू मेंबर्स के केबिन में आती है तो देखती है कि वहाँ सभी के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जिसको देखकर वो हैरान रह जाती है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी वही इंसान था जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को खड़ा किया था। जब सभी साइंटिस्ट को गुफा के चित्र मिले थे तो डॉक्टर शॉ ने कहा था कि अगर हम अपने निर्माता के पास पहुँच गए तो हम जीवन के काफी रहस्यों को सुलझा लेंगे और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी पाएंगे, यानी कि अमर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बूढ़े इंसान ने पैसे लगाए और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन इसने अपनी असली इंटेंशन सभी से छुपा रखी थी। इसका मकसद था अपने निर्माताओं को ढूंढकर उनसे अमर होने का रहस्य समझना और फिर खुद अपने बुढ़ापे से आजादी दिलाना। और तभी हमें पता चलता है कि इस शिप की जो कैप्टन है वो कोई और नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी की बेटी है। खैर, आगे डॉक्टर शॉ सभी से कहती है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोई भी क्रिएटर जिंदा नहीं है। तो डेविड कहता है कि हमारा एक पूर्वज अभी भी जिंदा है, वो स्लीपिंग चेम्बर में है, हम उससे जाकर बात कर सकते हैं। इसके बाद शिप का पायलट अकेले में डॉक्टर शॉ से बात करता है। वो कहता है कि ये ग्रह हमारे निर्माताओं का ग्रह नहीं है, वरना हमें भी क्रिएटर मिलना चाहिए थे। ये इनके हथियारों का अड्डा है जहाँ ये जीवन को बनाते थे और फिर दूसरे ग्रहों पर जाकर जीवन शुरू करते थे। अब देखकर लगता है कि इनसे कोई गलती हो गई और इन्होंने एक ऐसा जीव बना दिया जिसने इन्हीं लोगों को खत्म कर दिया और यही वजह थी कि ये पृथ्वी पर नहीं आ पाए। डॉक्टर शॉ पायलट की बातों को ध्यान से सुनती है, लेकिन सभी के आगे उसकी नहीं चलती, इसलिए वो सभी के साथ उस स्लीपिंग चेम्बर तक जाने का फैसला करती है। उधर पायलट उस पूरी जगह का 3D स्कैन कंप्लीट कर लेता है और फिर कंफर्म हो जाता है कि ना तो वो कोई नेचुरल स्ट्रक्चर है और ना ही पिरामिड, वो एक स्पेसशिप है जिसे ये एलियंस एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने में इस्तेमाल करते थे। खैर, अब सभी लोग उस शिप के स्लीपिंग चेम्बर में पहुंचते हैं जहां वो एलियन डीप स्लीप में था। डेविड सभी को बताता है कि ये लोग यहाँ से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे और तभी ऐसा कुछ हुआ कि ये यहीं रह गए और यही वजह थी कि एक एलियन तब तक स्लीपिंग चेम्बर में जा चुका था, इसलिए वो बच गया। डॉक्टर शॉ उससे पूछती है कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे थे।
तो इस पर डेविड बताता है कि ये पृथ्वी पर ही जा रहे थे ताकि मानव सभ्यता को खत्म करके एडवांस जीप की शुरुआत कर सकें, जैसे इन्होंने पिछली बार किया और ह्यूमंस का विकास हुआ। अब सारी बातें खत्म होने के बाद वक्त आता है उस एलियन को जगाने का। एलियन जागने के बाद सभी को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। डेविड उससे बातें करने लगता है क्योंकि वो वहाँ रहकर उनकी भाषाओं का ज्ञान भी ले चुका था। उस एलियन को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि उसके बनाए मानव ने इतनी तरक्की कर ली कि वो उसको ढूंढते हुए वहाँ तक आ गए। वो डेविड के सभी सवालों का जवाब देने लगता है, लेकिन तभी डेविड उसको बताता है कि हम यहाँ तुमसे मिलने नहीं आए, बल्कि हमारे लीडर हमको यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि हम तुमसे जीवन का राज समझ पाएं और अपने जीवन चक्र पर काबू पाकर हमेशा के लिए अमर बन सके। उसकी ये बात एलियन को पसंद नहीं आती। वो समझ जाता है कि इंसानी प्रजाति सेल्फिश हो चुकी है, इसलिए वो पहले वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारता है और फिर डेविड का सर उखाड़कर फेंक देता है। इस दौरान डॉक्टर शॉ किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अब वो एलियन समझ चुका होता है कि मानव जाति को खत्म करना ही होगा, नहीं तो ये यूनिवर्स के सिस्टम को बदलने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए वो अपने शिप को उड़ने के लिए तैयार करता है और पृथ्वी के लिए उड़ान भरता है। वहीं डॉक्टर शॉ पायलट और कैप्टन को बताती है कि ये एलियन अपने शिप से जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन कैप्टन कहती है कि हम उसको नहीं रोकेंगे, अब यहाँ बहुत खतरा है, हमें अभी पृथ्वी के लिए निकलना होगा। लेकिन डॉक्टर शॉ उसे बताती है कि वो एलियन पृथ्वी के लिए ही जा रहा है और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो हमारे ग्रह को खत्म कर चुका होगा। इस पर पायलट अपना दिमाग लगाता है। वो कहता है कि हमारा शिप सिर्फ उड़ने के लिए बना है, इसमें कोई हथियार नहीं है। इसलिए आखिर में पायलट एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है, वो अपने शिप को ही हथियार बना लेता है। इसका मतलब वो अपने शिप को उड़ाता है और सीधा एलियन के शिप से जाकर टकरा जाता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और दोनों शिप क्रैश हो जाते हैं। अब डॉक्टर शॉ उस ग्रह पर अकेली रह जाती है। उनके सारे साथी मारे जा चुके थे और अब शिप ना होने की वजह से वो वापस पृथ्वी पर नहीं जा सकती थी। इसलिए सर्वाइवल के लिए वो अपने शिप में जाती है, जहाँ वो देखती है कि जिस जीव को उसके पेट से निकाला गया था वो अब काफी बड़ा हो गया है। वो उसको दरवाजे से देख ही रही होती है कि तभी उसे डेविड की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि वो एलियन अभी भी जिंदा है और तुमको मारने के लिए आ रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इतनी देर में एलियन डॉक्टर शॉ के पास पहुंचकर उसे मारने वाला होता ही है कि तभी डॉक्टर उस दरवाजे को खोल देती है जिसमें वो जीव था। वो जीव फौरन उस एलियन को पकड़ लेता है और डॉक्टर शॉ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो बेहद निराश होती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी डेविड उससे बात करता है और कहता है कि मुझे ठीक होने में तुम्हारी मदद चाहिए। पहले तो डॉक्टर शॉ उससे मना कर देती है, लेकिन डेविड कहता है कि मुझे पता है कि हम वापस पृथ्वी पर कैसे जा सकते हैं, इसलिए आप मेरी मदद करो और मैं आपकी मदद करूंगा। डॉक्टर शॉ उससे कहती है कि मुझे पृथ्वी पर वापस नहीं जाना, बल्कि मुझे इस एलियन के ग्रह पर जाना है ताकि मैं पता कर सकूं कि आखिर ये हमें बनाने के बाद मारना क्यों चाहता है। डेविड इसके लिए तैयार हो जाता है और डॉक्टर शॉ उसको ठीक करती है। फिर वो दोनों उसी एलियन के दूसरे शिप को ठीक करके उस एलियन के ग्रह की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस एलियन के मरने के बाद उसके पेट से एक नए जीव का जन्म होता है और यही होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं जिनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं ताकि आप इस पूरी सीरीज को ठीक से समझ सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको क्या लगता है कि आखिर वो एलियन ह्यूमंस को क्यों मारना चाहते थे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।